धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के वीडियो वायरल हो रहे हैं। उस वीडियो में सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, जिन्हें बताया जा रहा है कि भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वहां पुलिस मौजूद थी, उस निकम्मी और नाकारा दिल्ली पुलिस ने, जो अमित शाह के आने के बाद से बिल्कुल निकम्मी और नकारा हो चुकी है, ये बोलने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वरना हम दिल्ली पुलिस पे नाज किया करते थे कि कानून के मामले में दिल्ली पुलिस वाकई में पूरे देश के अंदर एक मिसाल है। इसने निर्भया के जो आरोपी थे उनको एनकाउंटर में नहीं मार दिया हैदराबाद पुलिस की तरह। हैदराबाद पुलिस ने तो पकड़ा, एनकाउंटर में मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो इनको अंजाम तक नहीं ले जा पाएगी, ऐसी कोई मजबूत चार्जशीट नहीं बना पाएगी, इसलिए उन्हें मार दिया। लेकिन इन्होंने चार्जशीट बनाई और इन निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी तक पहुंचवाया। ये मिसाल है दिल्ली पुलिस की। लेकिन जब से अमित शाह हैं तब से दिल्ली पुलिस सीधे तौर पे निकम्मी और नाकारा बन चुकी है। अपने ही कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन करती है, 30,000 कोर्ट में वकीलों के हाथों पिट जाती है, सड़क पे दुनिया भर की मार खाती रहती है और लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने और उनको जमीन पे गिरा के पीटते हुए राष्ट्रगान गवाने की तस्वीरें इस दौर में सामने आती है। खैर, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये भी बात करेंगे कि शख्स कौन था जिसने पूरा आयोजन किया था, उसकी भूमिका पर भी बात होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या इससे पहले भी जंतर मंतर पे ऐसा कुछ हुआ है और तब भी क्या पुलिस ने कुछ किया है, और ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अब इस मामले में जब वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस क्या एक्शन ले रही है, यहाँ के जो डीसीपी हैं, के जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस मामले पर क्या कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो बारी बारी से हर तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले चलते सबसे पहली तस्वीर की तरफ। सबसे पहली तस्वीर में घटना का जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है घटना का जिक्र करने से पहले आपके सामने दिलचस्प ट्वीट जो है दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लो जी हो गया साबित, इसीलिए राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बता दें आपको, राकेश अस्थाना को वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में रिटायरमेंट से 4 दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जिसको डीजीपी बनाना है या पुलिस कमिश्नर बनाना है किसी राज्य का, तो उसके पास कार्यकाल बचा होना चाहिए 2 साल का। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है, देखेंगे उस पर कब सुनवाई होगी। लेकिन इन्होंने जो इस सवाल उठाया कि राकेश अस्थाना को इसीलिए बनाया गया था, लगता है इसीलिए बनाया गया था। तो खबर की शुरुआत होती है जंतर मंतर से। जंतर मंतर पर भारत जोड़ो नाम से एक प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन के अंदर डिमांड उठाई गई कि अंग्रेजों के दौर में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिनकी आज ज़रूरत नहीं है, उन कानूनों को ख़त्म किया जाना चाहिए। मुद्दा ये था, लेकिन असल में जो मुद्दा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। असल मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने का। इसको लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जो कुछ हुआ वो वीडियो आपके सामने आ भी चुके होंगे, मैं भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन किसने ये आयोजन करा इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। तो उस शख्सियत का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। खुद को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कहता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रह चुका है, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसका पूरा प्रोफाइल जब आप उठा के देखेंगे तो इसे कुछ काम नहीं है, 2 बच्चे पैदा नहीं कर सकते लोग, उनको एक बच्चे पर रोकना चाहिए, ऐसे कानून बनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले लेके पहुंचता रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता रहता है कि समान नागरिकता संहिता लागू की जाए, कभी कहता है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक दर्जा वापस ले लेना चाहिए, कभी सुप्रीम कोर्ट जाके कहता है कि जो ये अल्पसंख्यक आयोग बने हुए हैं इनको खत्म कर देना चाहिए, कभी सुप्रीम कोर्ट जाके कहता है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा फला फला राज्य में दे देना चाहिए। मतलब इसकी जो पूरी वकालत है वो इसी के आसपास चलती है। पर लगता है कि वकालत के जरिए जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है भाजपा में, वो माहौल इसके हक में नहीं बन पा रहा है, इसलिए अब इसने रास्ता धरना प्रदर्शन कर निकाला और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर कुछ इस तरीके के नारे इसके प्रोग्राम में लगे हैं। हालांकि बाद में इसके संगठन से जुड़े हुए लोगों की सफाई आई है, उन्होंने कहा कुछ 2-4 लोगों ने कहीं को नारे लगा दिए होंगे, हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसे लोगों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये इन्हें कहा है। हम लोग ऐसे लोगों से सहमत नहीं हो सकते हैं, ना ही ऐसे नारों से हमारा कोई लेना देना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठीक है भाई, तेरा लेना देना नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जाके थाने में एफआईआर दर्ज करा देता कि साहब मैंने प्रदर्शन किया, कुछ गुंडे टाइप के लोग आ गए वहाँ और उन्होंने वहाँ पे भड़काऊ जहरीले नारे लगाए और मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मेरे जरिए प्रोग्राम किया गया था, उन्होंने प्रोग्राम हाईजैक कर लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। लेकिन वो सब कुछ नहीं, बस मीडिया में बयान देने के लिए किया जा रहा है। पर अब आप वो नारे सुन लीजिए जो लगाए जा रहे हैं। जाएंगे, राम राम जिलाएंगे, राम राम जिलाएंगे, राम राम जिलाएंगे।
यहाँ आपको इस खबर के पहलू में बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा अभी गुड़गांव के अंदर पटौदी में राम भक्त कहने वाले राम गोपाल ने इस तरीके के नारे लगाए थे। जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम नाम चिल्लाएंगे, जब सुअर काटे जाएंगे तो राम नाम चिल्लाएंगे। वो नारे लगाए गए हैं और इस तरीके के नारे दिल्ली के अंदर, वो भी जंतर मंतर पर सीधे संसद भवन के सामने लगाए गए, पुलिस वालों की मौजूदगी में लगाए गए। इससे बड़ी शर्मनाक और बात क्या हो सकती है। अब खबर के दूसरे हिस्से में जान लेते हैं कि क्या है जंतर मंतर। देखिए, खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये भी जानकारी हो कि जंतर मंतर है क्या। देखिए, हर लोकतांत्रिक देश के अंदर उस देश की जो राजधानी होती हैं, चाहे उस देश के राज्यों की राजधानी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, पटना है, बिहार की राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो यहाँ पर एक जगह बनाई जाती है, वो सीधे होती है विधानसभा के आसपास या लोकसभा के आसपास, मतलब संसद के आसपास। उस जगह पर लोग किसी भी देश के किसी भी कोने से आके या अपने राज्य के किसी भी कोने से आके धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी क्रम को आप आगे बढ़ाएंगे तो हर जिले पे डीएम के दफ्तर के बाहर एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप जाके परमिशन लेके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। बाकायदा आपको इजाजत है, आप वहां पे जाके अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक जगह है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर। लेकिन जंतर मंतर पहले ऐसी जगह नहीं हुआ करती थी, उससे पहले बोट क्लब हुआ करता था। आपने सुना भी होगा, गूगल करेंगे आपके सामने तमाम तस्वीरें आ जाएंगी। बोट क्लब पे ही बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। तो जंतर मंतर पर आजकल प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन आपको पता ही है मोदी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण का आधार बनाकर एनजीटी में जाके एक पिटीशन दाखिल कर दी और एनजीटी ने यहां रोक लगाती थी धरना प्रदर्शन करने पर। लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ लोगों को यहां धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। तो फिर से यहां धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। यहां ये जो जंतर मंतर है ये संसद मार्ग थाने के अधीन आता है। कोई भी व्यक्ति जब यहां धरना प्रदर्शन करेगा तो वो संसद मार्ग थाने में जाएगा, वहां पे एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि मुझे फला अपनी डिमांड को लेकर धरना प्रदर्शन करना है। पुलिस पूछेगी कितने आदमी हैं, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कितने टाइम करेंगे, तमाम तरीके की चीज़ें होती है। उसके बाद उसको परमिशन दी जाएगी, वो परमिशन के बाद वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकता है। टाइम ख़त्म होने के बाद उसको वहाँ पे अपनी जो धरना प्रदर्शन वाली प्रक्रिया बंद करके वहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि जंतर मंतर पर किस तरीके का प्रदर्शन किया जा सकता है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आपके सामने एक तस्वीर और रख देता हूं। आपको पता ही है आजकल जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है। जब किसानों ने कहा कि वो संसद चलाएंगे जंतर मंतर पर, तो पुलिस के आला अधिकारी जितने भी थे, कमिश्नर वगैरह, सब एक्टिव हो गए और उन्होंने जाके किसान संगठनों से कई दौर की बातचीत की। कई दौर की बातचीत के बाद तय हुआ कि 200 किसानों को इजाज़त दी जाएगी। अब 200 किसानों को पुलिस अपनी जीप के अंदर, गाड़ियों के अंदर लेके जाती है, वहाँ उनकी पूरी सिक्योरिटी में रहती है और उसके बाद जैसे उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है तो वापस उनको लाके उनके धरना स्थल पर, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ पे लाके वापस छोड़ देती है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि परमिशन भी लेंगे और उसके बाद पुलिस जो है उनकी सुरक्षा भी देगी। यहाँ क्या हुआ है अब वो अगले हिस्से में जान लीजिए। यहाँ से मतलब ये है कि ये पूरा मामला हुआ कैसे है। तो इस पर सीधे सीधे आपके सामने यहाँ के डीसीपी दीपक यादव का जो अखबारों में बयान छपा है, जो कुछ वेबसाइट पे बयान है, वो रख देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है DDMA, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दिल्ली महामारी अधिनियम के तहत जो है हम लोगों ने अश्वनी कुमार उपाध्याय को इजाज़त यानी कि अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि वो खुफिया तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हमने पहले से वहाँ पे 50 पुलिस वाले लगा दिए, लेकिन फिर भी वो कुछ लोग आ गए, शांतिपूर्वक तरीके से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। हम लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया। बड़ा सवाल ये कि बगैर परमिशन के, चाहे शांतिपूर्वक भी चल रहा था, तो चल ही क्यों रहा था। धीरे धीरे करके बताया जाता है आगे कि वहाँ भीड़ जुटने लगी और भीड़ जुटने लगी तो उसी भीड़ में से कोई गुट अलग होकर कहीं नारेबाजी करने लगा, यानी कि पुलिस उनको डिफेंड करने की कोशिश करी, इस तरीके की बातें कर रही है। अब जो वीडियो वायरल हुए हैं उन वीडियो को कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है डीसीपी के हवाले से, पुलिस के हवाले से, जो अखबारों में वेबसाइट पर छपा है। यानी कि पुलिस साफ कह रही है कि वो पहले से वहाँ मौजूद थी, उसके सामने सब हुआ। बड़ा सवाल ये कि आखिर वो लोग धरना प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके के जहरीले भाषण देने के बाद, जहरीले नारेबाजी करने के बाद वहाँ से कैसे चले गए, उनको उसी वक्त क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, और पूरे मामले की वीडियोग्राफी आखिर पुलिस के जरिए क्यों नहीं की गई। कुछ और लोगों ने वीडियोग्राफी की जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस हरकत में आकर बयान देकर अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश कर रही है। आपको यकीन नहीं आता, नेशनल दस्तक के
पत्रकार के साथ वहाँ क्या किया गया, उससे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगा, क्या तेरे मुंह में दही जम रही है, और उससे धक्का मुक्की की गई। लेकिन पुलिस वाले उसको भी बचाने नहीं है। नेशनल दस्तक वाले को क्यों बचाएंगे? भोपू मीडिया के दलाल चाटुकर दंगाई पत्रकार थोड़ी हैं, उसके होते तो ज़रूर बचाने आ जाते। कैसे उसके साथ वहाँ धक्का मुक्की की गई और पुलिस वाले वहाँ मौजूद हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। नहीं जम रही तेरे मुंह में, फिर जय श्री राम बोल दे ये बात। या तो इससे बाहर जाओ देश से, नहीं तो रहने को तो बोलना पड़ेगा, यहाँ पे रहने को तो बोलना पड़ेगा। बोल दे ये बात। मेरी बात सुनिए, मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। फिर क्या थी बीच में फंस रहा? जय श्री राम क्यों नहीं बोला बता? इनका रिकॉर्ड कर, मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को सांप्रदायिक फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, अब इनका कहना मैं ना मानूं, अच्छा मैं आपका कहना ना मानूं तो मैं गलत? बिल्कुल गलत हूं। देख लिया आपने, तो इस तरीके की स्थिति वहां उभरी और ये लंबे समय तक आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई 1-2 मिनट की नारेबाजी नहीं हुई है, लंबे समय तक वहां पे नारेबाजी होती रही। और ये दिखा रहा है साफ तौर पर कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से अपना सांप्रदायिकरण कर चुकी है और वो ऐसी चीज़ों में अब मजा लेती है और करवाने देती है। यकीन नहीं आता आपको? अगली तस्वीर देख लीजिए। जंतर मंतर पर इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। जैसे एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं 9 अगस्त 2018 की। ये कब हुआ? 8 अगस्त 2021 को, ठीक 3 साल पहले 9 अगस्त 2018 को यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन नाम का एक संगठन है जिसे आज़ाद सेना भी कहते हैं, उसका जो नेता था उसका नाम है अभिषेक, और इसके अलावा आरक्षण विरोधी पार्टी एक बनी हुई है जिसका नेता है दीपक गौड़। इन दोनों के नेतृत्व में वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और संविधान की कॉपी को जला देते हैं, यानी कि संविधान की किताब को जला देते हैं। सीधे तौर पर कहें तो संविधान को जला देते हैं, और ये सब पुलिस वालों की मौजूदगी में होता है। लेकिन बाद में जब वीडियो वायरल हो जाता है और उसके बाद जो संविधान समर्थित लोग हैं या संविधान के रक्षक खुद को मानते हैं, वो जो समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, वो सामने आए, धरना प्रदर्शन जगह जगह करते हैं। उसके बाद निकम्मी नाकार बन चुकी पुलिस FIR दर्ज करती है और इनमें से 1-2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। बताते हैं बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है। किसी पे NSA नहीं लगाया जाता, किसी पे UAPA नहीं लगाया जाता, किसी का घर नहीं तोड़ा जाता, किसी की प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं किया जाता, किसी के होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाए जाते, बल्कि वो जो संविधान को जलाने वाले हैं, संविधान की रक्षा करने वाली पुलिस, उनको अपने सामने से संविधान जलाने के बाद जाने देती है। तो पहली बार नहीं हुआ है। अगर यकीन नहीं आता, एक तस्वीर और आपके सामने रख रहा हूं, उसको भी देख लीजिए। आपको ऊना कांड तो याद होगा, 2016 में हुआ था। गाय की खाल उतारते हुए दलित समाज के लड़के जो थे या दलित समाज के जो युवक थे उनको पकड़ लिया गया था, उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें बेरहमी से पीटा गया। पूरे मामले का वीडियो बना के वायरल किया गया, जिसके बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया था। लग रहा था 2017 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो गुजरात में BJP की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन किसी भी तरीके से करके शाम दाम दंडभेद अपना के इन्होंने वहाँ सत्ता हथिया लिया। 2022 में भी ये वहाँ सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ सत्ता में बने रहना है। लेकिन उसके विरोध में, यानी कि ऊना कांड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन किया गया दलित समाज के लोगों के जरिए, तो बताया जाता है कि अगड़ी जाति के लोग वहाँ पे पहुँच आ गए, जो खुद को ठाकुर राजपूत न जाने क्या क्या बताते हैं, और उन्होंने आकर दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट की, वो भी पुलिस के सामने। तब भी पुलिस वालों ने उनको नहीं पकड़ा था। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें मोदी सरकार के दौर में उभर रही हैं। संसद के ठीक सामने इस तरीके का कारनामा अंजाम दिया जा रहा है और एक के बाद एक तरीके से दिया जा रहा है। तो ये उस तस्वीर को ताज़ा कर रहा है जो 2019 में चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के अंदर से उभरी थी। वहाँ जिस तरीके के भाषणबाजी की गई थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और तमाम लोगों के जरिए, उससे लग रहा था कि पिछली बार तो नरेंद्र मोदी ने संसद की दहलीज को चूमा था, तो जितनी तमाम संसदीय मर्यादाएं थी उनको ध्वस्त कर दिया था। और इस बार जैसे उन्होंने संविधान को साक्षी मान के बातें की थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो जीतने की कोशिश करेंगे, इसके बाद संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी। तो लग यही रहा है कि उस दिन तो संविधान जला था और आज यहाँ संविधान जलाने से भी बड़ा काम हुआ है। वो भी संसद के ठीक सामने वो नारेबाजी करके फरार हो चुके हैं। ये बड़ा घटनाक्रम है, इस पे नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।